Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, factors leading to the growth of nationalism and foundation of the Indian National Congress। बेटा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन से सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से राष्ट्रवाद की भावना चारों तरफ फैल गई, नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई हमारी कांग्रेस पार्टी जिसको आज राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा, क्यों ये पार्टी बनाई गई। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग पहले तो देखेंगे कि भाई नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे 19th सेंचुरी नेशनलिज्म की, भाई 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म से क्या एस्पिरेशन थी, लोग क्या सोचते थे, क्या समझते थे, मतलब कैसा था 19th सेंचुरी का नेशनलिज्म। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई हम जहाँ गुलामी से आज़ादी की तरफ जाना चाहते थे, वही हम हमारे सोसाइटी में, रिलीजन में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में भी क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ रिफॉर्म कर रहे थे, सुधार कर रहे थे। फिर हम देखेंगे कि भाई जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो ब्रिटिश मिशनरीज हमें दे रही थी, उसका क्या कोई इन्फ्लुएंस था, उसका क्या कोई प्रभाव था। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रेस का, इंडियन लिटरेचर का क्या रोल रहा नेशनलिज्म में। देखो, नेशनलिज्म की फीलिंग को वाइड स्प्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम मिले हमें जिससे हमारी कही हुई बातें लोगों तक पहुँचे, लोगों की सोच हम तक आए। तो उसके लिए भैया प्रेस ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडियन लिटरेचर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर सबसे स्टार पॉइंट में इसी को कहूँगी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो ब्रिटिशर्स ने हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया ना, हमारा आर्थिक शोषण, आर्थिक बोले तो रिलेटेड टू मनी, बिजनेस, एक्सप्लॉयटेशन बोले तो शोषण, जो हमारा शोषण हुआ ना, उसके बाद हमें ये समझ में आ गई बात कि भैया ये ब्रिटिशर्स को भगाना ही इम्पोर्टेंट है। देन रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स तो आए इंडिया में इसलिए थे कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर सकें, हमारा शोषण करें, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मनी डिराइव करके अपनी होम कंट्री में भेज दें। तो उनकी पॉलिसीज़ कभी भी हमारे लिए अच्छी तो होंगी नहीं ना बेटा। सारी पॉलिसीज़ कैसी थी, रिप्रेसिव, दमनकारी। देन प्रीकर्सर्स और फोररनर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई, बनी। फिर हम देखेंगे कि भाई जो शुरुआती दौर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, या जो शुरुआत में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसके इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। फिर हम देखेंगे इसके सेकंड सेशन को और थर्ड सेशन को। भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकंड सेशन कहाँ हुआ, कितने लोग थे, क्या एजेंडा था, थर्ड सेशन में क्या एजेंडा था। देन डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस इन इट्स इन्फेंसी। जब कांग्रेस इन्फेंट स्टेज में थी, इन्फेंट बोले तो जब बच्चा थी, है ना, तब उसकी क्या क्या डिमांड्स थी वो हम पढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर नेशनलिज्म की डेफिनेशन आपको लर्न ही कर लेनी है। डेफिनेशन तो क्या, मीनिंग लर्न ही कर लेना है। तो ये जो लाइन है ये आपको बिल्कुल समझनी तो है ही है, साथ ही लर्न भी हो जानी चाहिए। जब भी आपको नेशनलिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है। ये जो 1.5 लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है नेशनलिज्म? पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद। ठीक है बात। देन डिवोशन टू द नेशन। आप अपनी कंट्री के लिए पूरी तरह डिवोटेड हैं कि भाई मेरा देश देश रहना चाहिए, मेरा देश गुलाम नहीं होना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए, मेरे देश ने डेवलपमेंट करना चाहिए, है ना। जब आप देश के टुवर्ड्स अपने आप को समर्पित कर दें तो ये भी क्या है, नेशनलिज्म है। ठीक है बात। बेटा ये जो वर्ड है पैट्रियोटिज्म, इसका मीनिंग होता है देश प्रेम। क्या होता है? देश प्रेम। ठीक है। और डिवोशन का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना। जब आप अपनी कंट्री को, अपने नेशन को, अपने आप को समर्पित कर दो, अपने देश से प्यार करो, प्रेम करो, तो इसी ही क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। और आप ये भूलेंगे नहीं, ये 1.5 लाइन आपको जरूर अपने आंसर में मेंशन करनी है। क्लियर हुई बात बेटा? हर वो व्यक्ति
हर एक व्यक्ति जो अपनी कंट्री के टुवर्ड्स पैट्रियोटिक होगा वो अपनी कंट्री को लव करेगा, उसके टुवर्ड्स लॉयल रहेगा, अपने देश से प्रेम करेगा, साथ ही साथ अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहेगा, मतलब अपनी कंट्री से कभी भी धोखा नहीं करेगा। अब बेटा ये ही पेट्रियाटिज्म, ये ही नेशनलिज्म, ये ही लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री, जब लोगों के मन में ये बात आने लगी भाई ये तो हमारी कंट्री है, इसके ऊपर हमें ही रूल करना चाहिए, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, इसके टुवर्ड्स लॉयल रहना चाहिए, यही फीलिंग जब एशिया की डिफरेंट कंट्रीज़ में आई, अफ्रीका की डिफरेंट कंट्रीज़ में आई, तो उन्हें लगने लगा कि भाई हमारे ऊपर ये फॉरेनर रूल क्यों कर रहे हैं। अब जैसे एशिया की बात करें तो हमारे इंडिया पे ब्रिटिश रूल था, है ना, इंडिया के ऊपर कौन रूल कर रहे थे, ब्रिटिश, कुछ पार्ट पे फ्रेंच थे, तो गोवा पोर्तुगीज़ के पास था। ऐसे ही हमारे श्रीलंका जो हमारा नेबर कंट्री है उसके ऊपर ब्रिटिश रूल था। फिर अगर हम इंडिया से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक कंट्री आती है वियतनाम, वियतनाम के ऊपर फ्रेंच रूल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज अब समझने लग गई थी कि भैया हमें लड़ना पड़ेगा किससे, फॉरेन डोमिनेशन से। ऐसी बेटा अफ्रीका की कंडीशन तो और ज़्यादा ख़राब थी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर तो इटली भी रूल कर रहा था, जर्मनी भी रूल कर रहा था, स्पेन भी रूल कर रहा था, और साउथ अफ्रीका पे स्पेसिफिक जो कंट्री है अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर ब्रिटिश रूल था। तो अफ्रीका को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा था ये यूरोपियंस ने। तो अब इन कंट्रीज़ में आई नेशनलिज्म की फीलिंग और लोगों ने फाइट करना स्टार्ट किया किससे, फॉरेन डोमिनेशन से। और बेटा इसीलिए जब हमारा पहला मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाने की कोशिश की जो लीगली एक वैलिड तरीके से अपनी बातें ब्रिटिशर्स के सामने रख पाए, उसका नाम हमने सिर्फ कांग्रेस नहीं रखा, उसका नाम क्या रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बात समझ में आ रही है, भावनाओं को समझो। हम आज कांग्रेस बोल देते हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, है ना, आज ऐसे ही बोल देते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं भैया सोनिया गांधी, पर पहले कांग्रेस नहीं बोलते थे बेटा। सो क्या कहा जाता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई बात समझ में, सिर्फ इंडियन कांग्रेस भी हमने उसका नाम नहीं रखा, हमने उसका नाम कांग्रेस भी नहीं रखा, हमने क्या नाम रखा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बेटा ये जो कांग्रेस थी जो शुरुआती दौर में बनी, ये इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे कि भैया इनको तो त्वरित रूप से हमें पूरा करना ही था, वो थे एंडिंग ऑल रेशियल, रिलीजियस एंड प्रोविंशियल प्रेजुडाइसेस। प्रेजुडाइसेस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मैटर में अपनी नेगेटिव थिंकिंग रखना, मतलब पहले से ही बिना जाने बिना सोचे कुछ सोच लेना। तो ये जो प्रेजुडाइसेस थे, जो नेगेटिव थिंकिंग थी अबाउट रेस, जातियों के मामले में, वो हमें ख़त्म करना थी। धर्म के मामले में हिंदू ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, क्रिश्चियन ऐसे हैं, उससे ख़त्म करना था। प्रोविंशियल, ये पर्टिकुलर एरिया सही है, ये पर्टिकुलर एरिया सही नहीं है, इसे एंड करना था। तो कांग्रेस छोटे मोटे एम के साथ नहीं आई थी बेटा, बहुत ब्रॉड एम के साथ आई, और शुरुआती दौर में इसने एंड करने की कोशिश की सारे प्रेजुडाइसेस को, सारी नेगेटिव थिंकिंग्स को, भले वो जातियों को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, या किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेकर हो। इसके साथ दूसरा उद्देश्य इसका क्या था, प्रमोटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। देखो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, साउथ में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, वेस्ट में रहते हो, आप कहीं पर भी रहते हो, पर आपके अंदर नेशनल यूनिटी को फिल करना, आपके अंदर प्रमोट करना इस फीलिंग को, ये भी कांग्रेस का एक एम था। और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने हर संभव प्रयास किया जिससे कि हम इंडियंस एक हो जाएं, हमारे अंदर नेशनल यूनिटी बढ़ जाए। मतलब जितने भी लोग हैं जो कंट्री को लव करते हैं उन सब के बीच में क्या होनी चाहिए, यूनिटी। आई बात समझ में। और धीरे 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 करके एक ऐसा फेज़ आया, एक ऐसा टाइम आया जब नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंस, राष्ट्रवाद सीधे सीधे स्वतंत्रता का पर्याय बन गया। कि भैया अगर आप नेशनलिज्म की बात कर रहे हो तो नेशनलिज्म की बात करें तो अगर कोई कॉलोनियल रूलर है जो आपके ऊपर रूल कर रहा है उसको मारो, भगाओ और अपने देश को आज़ाद करा लो। आई बात समझ में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ जो डॉक्ट्राइन थी नेशनलिज्म की वो टर्न हो गई किस बिलीफ में, किस विश्वास में, कि जो हमारा कंट्री है, हमारा नेशन है, उसे क्या मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेटहुड, स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए, कॉलोनियल रूल ख़त्म हो जाना चाहिए। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे 19th सेंचुरी नेशनलिज्म, कि भाई 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म किस तरीके का था, क्या चल रहा था। ठीक है, अच्छा ये जो चैप्टर है आपको ये सिर्फ ये पढ़ाना चाहता है कि भाई वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई,
है ना। आज जो हम नया इंडिया देख रहे हैं वो नया इंडिया कैसे बना, पर बेटा इसको पढ़ाएं उसके पहले वो लोग आपको कुछ माइनर मूवमेंट्स बताना चाहते हैं जो लोकल कैरेक्टर के थे। लोकल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, मतलब एक साथ में पूरे इंडिया में नहीं हो रहे थे, छोटे छोटे पॉकेट्स में हो रहे थे। कभी कोई पर्टिकुलर पार्ट लड़ रहा है तो कभी कोई पर्टिकुलर पार्ट किसी बात से डिससेटिस्फाई होके लड़ रहा है। बात समझ में आई? एक बार देखो पैराग्राफ रीड करती हूँ फिर शायद आ जाए। जो मेन पर्पस है, जो इंटेंडेड पर्पस है इस चैप्टर का, वो आपको ये बताना है कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से राष्ट्रवाद की ग्रोथ हुई। कहाँ पर? नए इंडिया में। पर हम आपको ये बताएं इसके पहले हम रेफर करेंगे कुछ माइनर मूवमेंट्स को बेटा, जो मोस्टली लोकल कैरेक्टर की थी। आई बात समझ में? जिनका इंडिया वाइड इफेक्ट नहीं था, छोटे छोटे पॉकेट्स में हो रही थी। पहले हम लोग देखेंगे मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो क्या होती है बेटा? नील। आप लोगों ने वो ऐड देखी होगी ना, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। उसमें जो नील दिखाई जाती है वो वाइट कपड़ों को वाइट रखने के लिए, मतलब कई बार देखते हैं ना हमारा जो वाइट कलर का कुर्ता होता है, पैंट होती है, टाइम बीइंग वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके येलोइश हो जाती है, तो वो येलोइश ना हो उसके लिए हम डालते थे नील। अच्छा, ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो वो इस इंडिगो से बनाते थे रॉयल ब्लू कलर। ठीक हुई बात? तो वो हमारे इंडिया में इंडिगो को ग्रो करवाते थे। अब इंडिगो को ग्रो करने में मैडम कौन सी प्रॉब्लम है, कर देना चाहिए थे हमको। प्रॉब्लम ये थी बेटा कि इस इंडिगो की जो रूट्स थी वो बहुत लंबी लंबी होती थी। अगर एक ज़मीन पे आपने एक बार इंडिगो ग्रो कर दिया तो आप उसके ऊपर राइस और व्हीट तो ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लॉन्ग रूट्स सारे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेती थी। अच्छा, बाद में ये लोग इंडिगो ग्रो कराने के बाद उसका प्राइस भी प्रॉपर नहीं देते थे। इसी वजह से क्या हुआ, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट हुआ। चले अब पढ़े। चलो, तो जो कल्टीवेटर्स थे बिहार में और बंगाल में वो चाहते थे कि अब हम इंडिगो ग्रो ना करें, गिव अप कर दें। पर जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो फोर्स करते थे हमें, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू ग्रो, भैया तुम्हें तो उगानी पड़ेगी। तो अप्रैल 1860 में क्या हुआ, जो कल्टीवेटर्स थे जो अपने खेतों में इंडिगो को ग्रो करते थे, ब्रिटिशर्स के कहने पर उन्होंने मना कर दिया कि हम बोएंगे ही नहीं। शो करने का मतलब होता है बोना, लगाना, हम नील नहीं लगाएंगे। इस वजह से ये पहला क्योंकि उन्होंने मना कर दिया तो ये पहला इंस्टांस बन गया, जिस वजह से लोगों ने ओपनली बोलना चालू कर दिया कि ना ना ना, अब तो हम बिल्कुल भी नहीं ग्रो करेंगे। और इस इंस्टेंस को हम पहला ऑर्गेनाइज्ड नॉन कोऑपरेशन इंस्टेंस कह सकते हैं पूरी इंडियन हिस्ट्री का। और ये किसने किया? इंडियन पीजेंट्री। पीजेंट बोले तो किसान, हमारे भारतीय किसानों ने इतिहास में पहली बार अगर ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेट किया तो वो कब किया? 1860 में। क्या बोलकर? कि हम नील नहीं उगाएंगे। आई बात समझ में? उगाएंगे। क्लियर है? चलो चलो, तो पहला था हमारा इंडिगो मूवमेंट, दूसरा था कूका मूवमेंट। अब कूका मूवमेंट में क्या हुआ, कूका मूवमेंट कहाँ पर हुई, पहली बात तो ये सुनो। अच्छा, इंडिगो मूवमेंट कहाँ पर हुई थी बेटा, ये याद रखना, बिहार और बंगाल में। पर कूका मूवमेंट कहाँ हुई? पंजाब में। ठीक हुई। और ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जिस अटेम्प्ट के थ्रू सिख रिलीजन, सिख जो धर्म था वो प्योरीफाई करना चाहता था, है ना। जो कूका मूवमेंट था पंजाब में बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू प्योरीफाई सिख रिलीजन, सिख धर्म को शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए कूका मूवमेंट इनिशियली स्टार्ट हुआ। पर 1863 में क्या हुआ, इस कूका मूवमेंट ने एक पॉलिटिकल कैरेक्टर ले लिया। जो कूका लीडर्स थे जैसे बालक सिंह, राम सिंह, कौन दो व्यक्ति बेटा? बालक सिंह और राम सिंह। फिर से बोलो 2 बार, कूका लीडर्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है पहले। कूका लीडर्स बालक सिंह और राम सिंह, ये जो 2 कूका लीडर्स थे, इन्होंने अपने फॉलोअर्स को कह दिया, मतलब पंजाब के निवासियों को जो सिख रिलीजन को मानते थे, कि तुम्हें कोई गवर्नमेंट जॉब लेने की ज़रूरत नहीं है, और बायकॉट फॉरेन गुड्स, ना ही तो आप लोग फॉरेन गुड्स मतलब विदेशों से आया हुआ सामान लेंगे, और ना ही तो सरकारी नौकरी करेंगे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? कूका लीडर्स। कौन कौन? बालक सिंह और राम सिंह। फॉलोअर्स ने अपनी गुरु की बात मानी और ब्रिटिशर्स को लगने लगा यार ये तो बड़ी चोट है हमारे ऊपर,
बेटा अब हम थर्ड रिवोल्ट को पढ़ेंगे, थर्ड रिबेलियन को पढ़ेंगे। तो ये आर्म्ड रिबेलियन था, मतलब अब यहाँ पर आर्म्स का यूज़ हुआ, वेपन्स का यूज़ हुआ। कहाँ पर? डेक्कन में। डेक्कन किस पार्ट को बोलते हैं? तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम डेक्कन बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। तो अब डेक्कन में आर्म्ड रिवोल्ट हुआ। करने वाले कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के ने डेक्कन में आर्म्ड रिवोल्ट किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट था जिसको पूरी तरीके से इंजीनियर किया, मतलब पूरी तरीके से इसके पीछे की प्लानिंग प्लॉटिंग किसकी थी? वासुदेव बलवंत फड़के की। ठीक है, कहाँ पर हुआ? ये महाराष्ट्र में हुआ और नेबरिंग रीजन्स में भी हुआ, तभी यहाँ पर डेक्कन लिखा है ना। महाराष्ट्र में तो हुआ ही हुआ, उसके नेबरिंग रीजन में भी हुआ। कब से कब तक हुआ? 1879 से 1883 तक हुआ। वो एक जगह से दूसरी जगह गए, कौन? वासुदेव बलवंत एक जगह से दूसरी जगह गए और लोगों को इंस्टिगेट करते रहे, भड़काते रहे। किसके खिलाफ? ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बेसिकली ये मूवमेंट महाराष्ट्र में हो रहा था पर नियर बाय एरिया में भी हो रहा था, इसलिए हम इसे डेक्कन का मूवमेंट कहते हैं। 1879 से चला, 1883 तक चला। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति थे वासुदेव बलवंत और इनके जो फॉलोअर्स थे, ये वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते और लोगों को इंस्टिगेट करते रहते, भड़काते रहते कि भैया ये जो ब्रिटिश रूल है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये जो मूवमेंट था ये बिल्कुल लोकल कैरेक्टर का था। ठीक है बात, मतलब बहुत सारे लोग इसके साथ एसोसिएट नहीं हुए, ये एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहा। द 80s ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का जो 80s था, ठीक है, 19th सेंचुरी बोले तो वो पीरियड जो 1801 से चालू होकर 1900 तक चलेगा। अब 80s ऑफ 19th सेंचुरी बोल रहे हैं, मतलब हम 1880 की बात कर रहे हैं। सो द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इस पर्टिकुलर टाइम में ही 80s में, 80s बोले तो 1881, 82, 83, 84, 85, 86 ऐसे 80s बोला है, 1880s। अब 1880 में वो पूरा पीरियड आ जाएगा जो 1880 से चालू होके 1890 तक चलेगा। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट का बर्थ हो चुका है। कब हो चुका है बेटा? 80s में। किसके 80s में? 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी कौन सा पीरियड है? जो 1801 से स्टार्ट होकर 1900 पे ख़त्म होगा। फिर 80s की बात करें, मतलब हम 1880 से लेकर के 1890 तक की बात कर रहे हैं, 1881 से लेकर के। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। बेटा हमें अंग्रेज़ों से तो लड़ना ही था, पर साथ ही साथ हमारे धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी, हमारे समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी। कुरीतियाँ बोले तो एविल प्रैक्टिसेस, मतलब सोसाइटी वॉज फिल्ड विथ एविल प्रैक्टिसेस, रिलीजन वॉज फिल्ड विथ एविल प्रैक्टिसेस। तो हमें आज़ादी तो चाहिए थी, साथ साथ हमारे धर्म में, हमारे समाज में भी सुधार चाहिए था, तो जिसके लिए हमने क्या किए? बहुत सारे मूवमेंट्स किए। चलो, अरविंदो का कहना ये था कि भैया ये धर्म ही पहली वो चीज़ थी जिसमें हम भारतीयों ने अपनी आत्मा को रखा, उसे जगाया और जीता। ठीक है, आज़ादी तो बहुत बड़ी बात थी, पर पहली जीत हमें किसके ऊपर पानी थी? हमारे धर्म के ऊपर। तो इट वॉज इन रिलीजन, रिलीजन ही वो पहली चीज़ था जिसमें भारतीयों ने अपनी आत्मा को रख कर उसे जगाया और जीता, आत्मा को जगाया और जीता। 19th सेंचुरी में बहुत सारे रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हुए, जिनको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्या ये लाइन समझ में आ गया अरविंदो ने क्या कहा? या ये लाइन देके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हु सेड दिस? हु सेड दिस? अरविंदो। क्लियर होगी बात कि हमने हमारी आत्मा को पहली बार जीता, जगाया कहाँ पर ही? धर्म के मामले में। फिर आज़ाद तो बाद में हुए। अब हम पहले पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन को। राजा राम मोहन रॉय का बर्थ ईयर और डेथ ईयर। जो राजा राम मोहन रॉय थे, है ना, अब बेटा राजा राम मोहन रॉय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, हम ये भी कह सकते हैं, शुरुआत की या हमें सूचना दी कि भैया जो मॉडर्न एज है इंडियन हिस्ट्री का अब शुरू होने वाला है, या मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। ठीक है बात, ये जो वर्ड हेराल्डेड है इसका मतलब होता है शुरुआत करना। ठीक है बात, क्या होता है? शुरुआत करना। क्लियर हुई बात? या सूचना देना भी होता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि राजा राम मोहन राय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भैया अब इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न एज शुरू होने वाला है, या उन्होंने इसकी शुरुआत की। क्लियर होगी बात? इन्होंने पहले बनाई ब्राह्मो समाज कब? 1828 में।
ठीक, कोई बात। और ये सिर्फ एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, धार्मिक मूवमेंट ही नहीं था, ये समाज में बदलाव की बात करता था, राजनीति में बदलाव की बात करता था। तो मतलब ऑल इन ऑल राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्मो समाज था, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं था, एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं था बेटा, इसमें सोसाइटी, पॉलिटिकल रिफॉर्म सब कुछ जुड़े हुए थे। और इसने इंडिया में एक नई अवेकनिंग को लाया। ठीक है, ये जो ब्रह्मो समाज था, ये इंडिया में एक नई अवेकनिंग को लेके आया। अवेकनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जगाना। तो ये जो ब्रह्मो समाज बना, जो प्रयास राजा राम मोहन रॉय ने किए, इसकी वजह से हम भारतीय जागे, भारत में एक नई जागृति हुई। ठीक है, जागृति मतलब लोगों ने अलग तरीके से सोचना समझना स्टार्ट किया। अब हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय की अप्रोच टू रिलीजन। वो धर्म को कैसे देखते थे, उनकी धर्म के टूवर्ड्स क्या अप्रोच थी। देखो, राजा राम मोहन रॉय बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे, मतलब हर काम ह्यूमन को, मानव को सेंटर में रख के करते थे। पहली बात तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भाई सारे रिलीजन में, सारे धर्मों में यूनिटी होनी चाहिए, है ना, एकता होनी चाहिए। धर्म आप कोई भी मानो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सब एक होने चाहिए। राजा राम मोहन रॉय मोनोथिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। यूनिटी ऑफ गॉड हेड जिसको बोलते हैं, एक भगवान। जो एथिकल टीचिंग थी क्रिश्चियनिटी की, ठीक है, उससे भी वो बहुत प्रेरित थे। मतलब अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो वो मोनोथिज्म, एक भगवान, जिसमें मतलब एक भगवान की बात होती है कि भाई सब एक है, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे। ठीक है, इस्लाम में जो मोनोथिज्म की बात की गई है उससे ज़्यादा प्रभावित थे। यूनिटी ऑफ गॉड हेड। सेकेंड, जो एथिकल टीचिंग थी क्रिश्चियनिटी की, उसने भी राजा राम मोहन रॉय को बहुत प्रभावित किया। देन सबलाइम डॉक्ट्राइन्स ऑफ द उपनिषद। उपनिषद जो सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, बिल्कुल जो एक प्रभावित करने वाला काम है, किस जो हमारा उपनिषद है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो बेटा बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं। बिल्कुल अति श्रेष्ठ है हमारी उपनिषद की डॉक्ट्राइन। जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पूछा गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर किया गया है जो कम्प्लीटली रियल लाइफ पे बेस्ड हैं। तो उन्हें मोनोथिज्म ऑफ इस्लाम भी पसंद था, क्रिश्चियनिटी की एथिकल टीचिंग भी पसंद थी, और हमारे उपनिषद भी बहुत पसंद थे। सोशल रिफॉर्म्स, तो जो ब्रह्मो समाज बनाया उन्होंने, वो कास्ट सिस्टम के ऊपर अटैक करता था। पॉलीगैमी बोले तो एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स होना पॉलीगैमी होता है, मतलब पति एक होगा, पत्नियां बहुत सारी होंगी। चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देना। सती सिस्टम बोले तो जब किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उस वाइफ को भी उसके पति की लाश के साथ जिंदा जला देना। दिस इज व्हाट सती। थोड़ा बहुत जल जाता है बेटा हमें। आप लोगों ने भी कभी मैगी बनाई होगी, टी बनाई होगी, कॉफ़ी बनाई होगी, कुछ लड़कियों ने पिज़्ज़ा पास्ता भी बना के दिखा होगा। तो थोड़ा भी जल जाता है तो कितना दर्द होता है। तो पूरी जिंदा औरत को जला देना, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देना, एक पति की बहुत सारी पत्नियों का होना, जाति प्रथा का होना, ये सारी चीज़ों के ऊपर अटैक करता था कौन? ब्रह्मो समाज। और ये सच में सारे सोशल लेवल थे, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, ना बच्चों की शादी करना, ना जाति प्रथा। जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने सती क्रूसेड स्टार्ट किया 1880 में। एंटी सती क्रूसेड, सती क्रूसेड नहीं बेटा, एंटी सती, मतलब सती के खिलाफ, सती के खिलाफ धर्म युद्ध। क्रूसेड हमेशा किसके लिए युद्ध होता है बेटा? धर्म युद्ध। तो उन्होंने एक धर्म युद्ध स्टार्ट किया, एक लड़ाई स्टार्ट की, युद्ध स्टार्ट किया किसके खिलाफ? सती के खिलाफ। 1829 में जो सती थी, राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से इलीगल हो गई इंडिया में। उस टाइम में शायद जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। एक बार गूगल पे, नेट पे सर्च कर लेना, विलियम बेंटिक थे। उन्होंने भी इस बात को समझा राजा राम मोहन रॉय की, और सती क्या बन गई? इलीगल प्रैक्टिस हो गई कि भाई अगर आप कोई सती परफॉर्म करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसकी फैमिली को जो फोर्स करेगा उस फैमिली की लेडी को कि भाई तुम्हारा हस्बैंड मर गया, अब तुम भी मर जाओ। उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डिनाइंग वीमेन द राइट टू प्रॉपर्टी। बेटा बहुत टाइम हमारे इंडिया में ऐसा था कि औरतों के पास प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं था, या तो वो जब तक शादी नहीं होती वो सारी प्रॉपर्टी उसके पापा की होगी, है ना, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। और जब शादी हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी? उसके हस्बैंड के नाम पे होगी, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भैया ऐसा क्यों,
औरतों के पास प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो सकती, औरतों के पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये जो सोशल रिफॉर्म्स थे, ठीक है, उनका मानना था कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी कंट्री को हमें पॉलिटिकली डेवलप करना है, लोगों में खुशी को देखना है, खुशी को बांटना है, पॉलिटिकल एडवांसमेंट चाहिए, तो इतने सुधार तो आपको करने ही पड़ेंगे। औरतों को प्रॉपर्टी का राइट देना पड़ेगा, ठीक है। ये सोशल रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, ना ही तो पॉलिटिकली ना ही तो सोशली। ऐसा कहना था राजा राम मोहन रॉय का। देन लिबर्टी, राइट्स एंड फ्री प्रेस, ठीक है। चलो, तो राजा राम मोहन रॉय ये बात भी मानते थे कि भैया जो प्रेस है, न्यूज़पेपर हैं, मतलब जहाँ पर भी बुक्स बनती हैं, न्यूज़पेपर जहाँ से प्रिंट होते हैं, उनको फ्री रहना चाहिए, उनको किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता, राइट बोले तो अधिकार, लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता, मनचाहा काम करने की आज़ादी, राइट्स बोले तो अधिकार, एंड फ्री प्रेस बोले तो भाई हमारा जो न्यूज़पेपर हैं वो कैसे हों, बिना किसी दबाव के काम करें। तो राजा राम मोहन रॉय इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि इंग्लिश एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने देख लिया था कि भाई इंग्लिश एजुकेशन की इम्पोर्टेंस तो है, हम माने या ना माने, मॉडर्न वर्ल्ड में अगर चलना है तो इंग्लिश एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा मान चुके थे भाई राजा राम मोहन रॉय। In spite of his admiration for the British, Raja Ram Mohan Roy was a staunch nationalist. Although he was supporting British education, English education, ब्रिटिश से बहुत सारा एडमिरेशन भी उन्हें मिला, बहुत ज़्यादा प्रेरित थे उन लोगों से, पर फिर भी वो स्टॉन्च नेशनलिस्ट थे। स्टॉन्च का जो मतलब होता है वो ये होता है, ये जो वर्ड स्टॉन्च है इसका मीनिंग होता है कट्टर, है ना। नेशनलिस्ट थे, बिल्कुल पक्के वाले राष्ट्रवादी थे। इनका मानना था लिबर्टी प्राइजलेस पोजीशन है हर इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि भैया लिबर्टी तो उसके पास होनी ही चाहिए, और लिबर्टी उसका प्राइजलेस पोजीशन है, उसे किसी भी कीमत पे अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को किसी के भी हाथों में देना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? चलो, उस टाइम में बेटा जब राजा राम मोहन राय फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं, उस टाइम में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी तुम ये लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे न्यूज़पेपर पे उन दिनों में। तो जो राम मोहन रॉय थे उन्होंने बंगाली वीकली स्टार्ट किया, संवाद कौमुदी। कब? 1821 में। 1821 में हमारे राजा राम मोहन रॉय ने एक वीकली बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी। कब किया? 1821 में। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है वन वर्ड आने के, कि राजा राम मोहन रॉय के वीकली न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो क्या था? संवाद कौमुदी। लेटर ही स्टार्टेड अ पर्शियन पेपर कॉल्ड मिरातुल अखबर। फिर बाद में उन्होंने एक पर्शियन न्यूज़पेपर भी निकाला जिसका नाम था मिरत उल अकबर, मिरात उल अकबर या मिरत उल अकबर, देख लेना एक बार इसको। और दोनों ही न्यूज़पेपर, दोनों ही पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर स्पेसिफिक नहीं दिया है यहाँ पर बेटा वो थे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर ही। ठीक है बात, दोनों ही पब्लिकेशन में अलग तरीके से नेशनलिज्म को, उसके प्रोग्रेसिव कैरेक्टर को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था। तो दोनों ही पब्लिकेशन थे जरूर हमारे राजा राम मोहन रॉय के, पर बहुत अलग थे, डिस्टिंक्ट नेशनलिस्ट एंड प्रोग्रेसिव कैरेक्टर। दोनों का अलग अलग कैरेक्टर था, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर था, है ना। अलग अलग तरीके से दोनों बात करते थे, डिस्टिंक्ट नेशनलिस्ट बात करते थे। इसके अलावा भी कुछ एमिनेंट पर्सन्स थे, अलॉन्ग विथ फ्यू अदर एमिनेंट पर्सन, जो राजा राम मोहन रॉय को हेल्प करते थे। रॉय प्रेजेंटेड अ पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट। रॉय ने एक याचिका, पिटीशन का मीनिंग क्या होता है? याचिका लगाई। कहाँ लगाई? सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि भाई लीगल एक्शन लो आप कोई, टू बी टेकन अगेंस्ट द प्रेस रेगुलेशन। जितने भी प्रेस के ये जो रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, हमें हमारी आज़ादी से लिखने का हक नहीं है, जबकि प्रेस तो फ्री होनी चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट कुछ करो,
ठीक, कोई बात, फिर से एक बार इस पैराग्राफ को देखो कि 2 समाचार पत्र निकाले हमारे राजा राम मोहन रॉय ने। एक 1821 में निकाला संवाद कॉमेडी जो बंगाली था, भाषा बंगाली। फिर मिरातुल अकबर निकाला पर्शिया में, पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शिया कंट्री नहीं हमारी भारत में, पर्शियन भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में। दोनों ही जो पब्लिकेशन थे उनकी डिस्टिंक्ट नेशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव कैरेक्टर था, अलग अलग तरीके से राष्ट्रवाद की बात करते थे। इनके अलावा कुछ और भी एमिनेंट पर्सनैलिटी थे, राजा राम मोहन रॉय, ये सब मिलके कहाँ गए बेटा, सुप्रीम कोर्ट गए। राजा राम मोहन रॉय के साथ कुछ और लोग भी कहाँ पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और कहा कि ये जो प्रेस रेगुलेशन है इनमें कुछ प्रॉपर चेंजेस करो भाई। उन्होंने क्या लगाई वहाँ पर, याचिका, पिटीशन। अब हम पढ़ेंगे कि भाई हमारे राजा राम मोहन रॉय के आर्थिक विषय रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस, इकोनॉमिक आइडिया कौन से थे, कैसे थे। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बहुत सिंपैथिक थे कि भैया हमारे जो कंट्री है उसमें जो पुअर पीजेंट्स हैं, देखो एक तो किसान बहुत मेहनत करता है उसके बाद भी वो पुअर है, तो उनको लेकर बहुत सिंपैथेटिक थे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके टुवर्ड्स उनकी बहुत सहानुभूति थी। वो चाहते थे कि मिलिट्री बजट को कम किया जाए कि अंग्रेज लोग मिलिट्री पे इतना खर्चा क्यों करते हैं, ठीक है, और मिलिट्री पे इतना खर्चा नहीं करेंगे, मिलिट्री पे थोड़ा कम खर्चा करेंगे तो इनके पास दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए पैसा बचेगा, जैसे हेल्थ और एजुकेशन है। लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। राजा राम मोहन रॉय ने कहा रादर देन हैव अ ग्रेट मिलिट्री बजट, इतने मिलिट्री बजट की ज़रूरत नहीं है, हम भारत तो किसी से लड़ने जाते भी नहीं हैं। ये इंग्लैंड गए 1830 में टू अपेयर बिफोर अ सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक सेलेक्ट कमेटी, उसके सामने ये प्रेजेंट हुए। ही अप्राइज्ड द कमेटी ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल इन इंडिया। इन्होंने वहाँ पर जाके उस कमेटी को बताया वहाँ पर उस कमेटी को आगाह किया। अप्राइज्ड का मतलब होता है आगाह करना, अवगत कराना। बताया भैया कि हमारे भारत में लोगों की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। ही अप्राइज करने का मतलब होता है बताना, आगाह करना। किसको बताया, कमेटी को बताया। ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन इंडिया, भारत में जो लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। अब हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज को। तो जो ब्रह्मो समाज मूवमेंट था ग्रेजुअली इसका स्टेट्स बंगाल के बाहर भी निकला। पहले तो बंगाल के लोग इससे प्रेरित होते रहे, राजा राम मोहन रॉय के साथ आए और अपनी लड़ाई को जारी रखा, पर बाद में ये मूवमेंट बंगाल से बाहर भी पहुंचा। कहाँ पहुंचा, महाराष्ट्र में, है ना। और यहाँ पर बना प्रार्थना समाज कब, 1867 में। इसे बनाने वाले थे केशव चंद्र सेन। उनका मानना था कि सोशल रिफॉर्म, समाज में सुधार बहुत ज़रूरी है। पहला सुधार किस में होना चाहिए, पहला सुधार ये होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, पहला सुधार ये होना चाहिए कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस क्यों ज़रूरी है, देखो आज मैं आपकी जात को नीचा बोल रही हूँ, आप मेरी जात को नीचा बोलोगे, हम दोनों मिलकर किसी और की जात को, कास्ट को हम बोलेंगे ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। इससे बेटर है कि हम इंटरकास्ट मैरिजेस करें। जब फ्रीक्वेंसी में इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगेगी तो हम, क्योंकि हम एक दूसरे के रिलेटिव बन जाएंगे तो एक दूसरे को बुरा बोलना छोड़ देंगे। तो केशव चंद्र सेन का कहना ये था, विश्वास ये था कि सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, है ना। पहला सोशल रिफॉर्म क्या, इंटरकास्ट मैरिज होना चालू हो जाए। जो वीमेन हैं, औरतें हैं, उनकी लिविंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। सो कॉल्ड जो लोली क्लास है उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो। तो पहला तो हमारे केशव चंद्र सेन कह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस चालू कर दो, समाज सुधर जाएगा। अंतर जातीय विवाह करवाने लग जाओ, ठीक है। दूसरा, औरतों की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो। तीसरा, जो नीचे तबके के लोग हैं, मतलब लोअर क्लासेस हैं, लोली क्लासेस हैं, उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आए। द रैशनल वर्शिप ऑफ वन गॉड, और थोड़ा सा लॉजिकली सोच के समझ के रीज़न करके एक भगवान की हम भक्ति करें। बाद में महादेव गोविंद रनाडे भी इनके साथ जुड़ गए। किसके साथ, केशव चंद्र के साथ। किसके साथ बेटा, केशव चंद्र सेन के साथ कौन जुड़ गए, हमारे महादेव गोविंद रनाडे।
इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। इनके जो आइडियाज़ थे वो केशव चंद्र सेन से भी वाइडर थे। ये और ज़्यादा बड़े एरिया के बारे को सुधारने की बात करते थे। यू कैन नॉट हैव अ गुड सोशल सिस्टम, आप लोगों के पास जब तक एक अच्छा सोशल सिस्टम नहीं रहेगा, जब तक when you find yourself low in the scale of political rights, जब तक आपके पास political rights नहीं है, political rights का जो स्केल है उसमें जब तक आप निचली पोजीशन में हैं, तब तक भूल जाओ कि कोई सोशल सिस्टम ऐसा होगा जो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपको एक अच्छा सोशल सिस्टम बनाना है, अच्छे सोशल सिस्टम में रहना है, तो अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाओ, मतलब आपके पास पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। मतलब सीधा सा है, ध्यान से समझो, पॉलिटिकल राइट नहीं है तो आपका सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस नहीं हो सकता। गुड सोशल सिस्टम चाहिए तो पहले तो पॉलिटिकल राइट्स की बात करो, है ना। चलो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इंडियन शुड बी फाइटिंग फॉर लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स एज वेल। आप सीधा सीधा ये लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लीगली फाइट करो अपने पॉलिटिकल राइट्स की। इन अदर वर्ड्स, इंडियन शुड फाइट फॉर लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स एज वेल। हमें लीगल राइट्स दिए जाएं, हमें पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। इसके लिए किसको फाइट करनी है? इंडियंस को। ठीक हुई बात? ऐसा कौन कह रहे हैं? हमारे गोविंद रनाडे जी। किस स्टेटमेंट के थ्रू? कि भाई जब तक आपको सोशल सिस्टम में एक अच्छी जगह नहीं मिल सकती, जब तक तुम देख रहे हो कि पॉलिटिकल राइट्स में तुम लोअर पोजीशन में हो, तो पहले अपने पॉलिटिकल राइट्स लो, जो जायज़ है उसके लिए लड़ाई करो और आगे सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे बेटा ज्योतिबा फुले के कंट्रीब्यूशन को 1827 से 1890 तक। मतलब बर्थ और डेथ ईयर दिए हुए हैं, ये बर्थ ईयर है, डेथ ईयर है। ज्योतिबा फुले का बर्थ हुआ 1827 में। कहाँ पर हुआ? सतारा में हुआ। सतारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। महाराष्ट्र का एक जिला है सतारा। तो ज्योतिबा फुले का जन्म होता है 1827 में सतारा में। सतारा क्या है? जिला है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। जो फैमिली थी, इसकी इनकम का एक ही सोर्स था, वो था ग्रोइंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। ये लोग फूल और सब्जियों को ग्रो करते थे और फिर नियर बाई एरियाज में, मतलब अपने आसपास भेज देते थे। सिर्फ एक ही काम था, एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग था। देवर मालीज। मालीज बोले तो गार्डनर। माली आपको पता है ना, जो आप गार्डन में पर्टिकुलर एरिया में सब्जियां उगाएगा, आपके घर में पेड़ पौधों की देखभाल करेगा, उसे हम बोलते हैं माली। तो ये गार्डनर फैमिली, माली फैमिली को बिलोंग करते थे, है ना। तो माली कर्म था, एक काम था कि भैया तुम पेड़ पौधों का ध्यान रख रहे हो तो तुम माली हो गए। पर बाद में ये जात भी बन गया, तो माली थे ये कास्ट से। हैंस केम टू बी कॉल्ड फुले, फ्लोरिस्ट। फूले, ज्योतिबा फूले, फूल बेचने वाला, फ्लोरिस्ट। आई बात समझ में? सोशल रिफॉर्म्स, ज्योतिबा फुले जो थे वो 19th सेंचुरी के एक हाईली एडमायर्ड सोशल रिफॉर्मर हैं। बहुत सारे ऐसे काम किए जो बैडली नीडेड थे। अपलिफ्टिंग लोअर कास्ट, खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इन्हें पता था कि भाई लोअर कास्ट में पैदा होने का, उसमें रहने का कष्ट क्या होता है। तो इन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को अपलिफ्ट करने की बात कही। द कास्ट स्ट्रक्चर वॉज टू हिम स्लेवरी। देखो, जो कास्ट सिस्टम था इनके अकॉर्डिंग वो गुलामी ही था। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलाम। जैसे अब भले ही आप इंग्लैंड को कोसो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बोलो कि भाई तुम्हारे पर्टिकुलर एरिया में गुलामी चलती है, तो ज्योतिबा फुले कहते थे कि हमारे यहाँ तो हर पर्टिकुलर एरिया में गुलामी चलती है, क्योंकि हर एरिया में ऊंची जात और नीची जात के लोग हैं, और अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ गुलाम के आगे कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, जैसे स्लेवरी, गुलामी, स्लेवरी, है ना, गुलामगिरी इन्होंने बुक लिखी, जिसपे इन्होंने ब्राह्मण डोमिनेशन की बात कही कि भैया जो ब्राह्मण का डोमिनेशन है वो अच्छा नहीं है। जो इकोनॉमिक हार्डशिप है, जो पावर्टी है, गरीबी है हमारे बीच में, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो डिस्ट्रेस है लोअर कास्ट का, वर देन फेसिंग, उस टाइम के जो लोअर कास्ट के लोग थे जितना डिस्ट्रेस फील कर रहे थे, जिस पावर्टी को वो फेस कर रहे थे, जो इकोनॉमिक हार्डशिप उनके जीवन में थी, और जिस तरीके से ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था, इस सब को उन्होंने अपनी बुक गुलामगिरी में लिखा। फूले का पूरी तरीके से मानना था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है दलित्स की,
whom he called शूद्रास और अति शूद्रास, शूद्र या अति शूद्र, जिन्हें आज हम दलित कहते हैं पर पहले शूद्र या अति शूद्र कहते थे, could be solved if proper education was provided to them। तो भैया शूद्र की जितनी भी प्रॉब्लम है, शेड्यूल्ड कास्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है, दलित की जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व तभी हो सकती हैं जब उनके पास प्रॉपर एजुकेशन हो। जेंडर जस्टिस, अब जो फूले थे उनका मानना था कि जो औरतें हैं वो मेन से भी सुपीरियर हैं, क्योंकि वो तो भैया बच्चों को जन्म देती हैं, उन्हें पालती हैं, पोसती हैं। तो तुम सोचो उस टाइम का आदमी पर कितनी प्रोग्रेसिव सोच थी। पहले तो वो कह रहा है कि अपलिफ्ट करो लोअर कास्ट के लोगों को, और लोअर कास्ट के लोगों को अपलिफ्ट करना है तो एक ही साधन है एजुकेशन। उनको एजुकेशन मिलेगी, दे विल ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट, उन्हें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन जेंडर जस्टिस की बात वो करते हैं, वो तो बिल्कुल ओपनली बोलते हैं कि जो औरतें हैं वो महान है भैया आदमियों से ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं, उन्हें पालती हैं। अगर आदमी औरत को अनएजुकेटेड रखता है तो ये सोसाइटी को बर्बाद करने वाली बात है। वो चाहते थे कि औरतें पढ़े लिखें, और एक आदमी तभी औरत को अनएजुकेटेड रखता है ताकि वो उसके डोमिनेशन पे कभी क्वेश्चन ना करे। ठीक है बात, मतलब जानबूझ के एक आदमी अपने घर में लड़कियों को पढ़ने नहीं देता, अपनी वाइफ को पढ़ाने का नहीं सोचता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता होता है कहीं ये पढ़ गई तो मेरा तो डोमिनेशन ख़त्म, ये कल से मेरी बात नहीं सुनेंगी, मुझसे पागल नहीं बनेंगी। फुले ने एस्टेब्लिश किया 1848 में पहला स्कूल लड़कियों के लिए। इन्होंने अनाथ आश्रम भी खोला। ठीक है, कब? 1854 में। तो 1848 में तो पहला स्कूल खोला लड़कियों के लिए, 1854 में एक अनाथ आश्रम खोला पुअर विडोज़ के लिए और उनके बच्चों के लिए। जो औरतें उस टाइम में विधवा हो जाती थी, उन्हें कोई भी रखना पसंद नहीं करता था, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए इन्होंने अनाथ आश्रम खोला। इन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले लड़कियों के लिए, लोअर कास्ट के लिए, भले वो माहर्स हों, मंक्स हों। ये जो महार कास्ट है इससे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी बिलोंग करते थे, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। महर, इनके लिए इन्होंने स्कूल खोले, स्पेशली तो गर्ल्स के लिए। सत्य शोधक समाज, अब जो फूले थे इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया, जिसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ। सत्य शोधक, शोध करना मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, सत्य मतलब सच। तो सीकर्स ऑफ ट्रुथ के लिए इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ। कब बनाई? 24 सितंबर 1873 में। ये जो सोसाइटी थी ये बेटा दलित्स के और जो विमेन थी उस टाइम में, उनकी जितना भी डिस्ट्रेस था उसको मिटिगेट करने की बात करती थी। पूरा इनका जोर, इनका ध्यान इसी बात पे था कि किस तरीके से हम दलित्स को, औरतों को स्ट्रेस फ्री रख पाएँ। इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई, वो हेड थी विमेंस विंग ऑफ सोसाइटी की। हिज वाइफ सावित्री बाई वॉज द हेड ऑफ द विमेंस विंग ऑफ सोसाइटी। सत्य शोधक समाज की जो विमेन विंग थी उसकी हेड कौन थी? इनकी वाइफ सावित्री बाई फुले। कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, फुले प्रेस करते थे ब्रिटिश रूल को। अब देखो तुम्हें लगेगा कि भाई ये कैसा नेशनलिस्ट है जो ब्रिटिश रूल को प्रेस कर रहा है। तो बेटा इसको बोलने के लिए, या इसको जब लिखा गया या जब इन्होंने इस बात को सोचा तो बहुत ही बड़ी मैटर को देखकर, एक ब्रॉड व्यू को देखकर ऐसा बोला था। ऐसा नहीं बस बोल दिया। देखो ये ब्रिटिशर्स को अच्छा मानते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के इंडिया आने के बाद ये जात पात छुआछूत थोड़ी सी कम हो गई थी। ब्रिटिश कभी भी गवर्नमेंट जॉब देते टाइम आपकी कास्ट को प्रायोरिटी नहीं देते थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मिशनरीज़ के थ्रू लोअर कास्ट अपर कास्ट सबको एजुकेशन देने की बात कही। तो फुले बोलते थे कि बेटर है ना, ब्रिटिश रूल ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो ये वैसे भी ब्राह्मण हमें तो बर्बाद करके रखे हुए थे, हमें ना पढ़ने देते थे, ना लिखने देते थे, ना सोसाइटी में स्टेटस देते थे। तो उससे बढ़िया तो कौन है बेटा? ब्रिटिश। आई बात समझ में इन्होंने ऐसा क्यों बोला? और इन्होंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि इनका मानना था कि इंडियंस को जो टूल्स था लड़ने के लिए सोशल इंजस्टिस के खिलाफ, ब्रिटिशर्स ने दिया है। इट इज़ हाउएवर heartening to find Fule's mentioning in his book Ghulamgiri that it were the farmers on whose labor the government, its army, salaries and pensions of whites dependent। और ये भी इन्होंने गुलामगिरी में लिख दिया था, ज़रा ध्यान से सुनना, तवज्जो देना, कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आर्मी में जो लोग हैं, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, जितने भी गोरे हैं, किस पे डिपेंड करती है? किसानों पे।
जिसकी मेहनत, जिसकी लेबर पे आप लोग ऐश कर रहे हैं, तभी आपको पेमेंट सैलरी मिल रही है। अगर हम किसान मेहनत करना बंद कर दें तो ख़त्म हो जाता है सब कुछ। फुले के अकॉर्डिंग जो फार्मर्स थे उन्हें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने आप को शिक्षित करना चाहिए। किसानों को अपने आप को शिक्षित बनाना चाहिए। एक चाबुक हमेशा लेके चलना चाहिए। कहाँ पर? अपने शोल्डर्स पे। विप, एक विप अपने शोल्डर पे लेके चलो, अपने आप को शिक्षित बनाओ। तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब अंग्रेज स्क्रीम करेंगे, चिल्लाएंगे दर्द के मारे एंड येल, और जल्दी से हमारी कंट्री से भाग जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है। गुलामगिरी किसकी बुक थी? ज्योतिबा फुले की बुक थी, जिसमें इन्होंने ब्राह्मण डोमिनेशन की बात की कि भैया जो ब्राह्मण्स थे बहुत परेशान करते थे हमको। तो फिर गुलामगिरी में उन्होंने ये भी लिखा कि जो अंग्रेज़ हैं इनकी पेंशन, इनकी सैलरी ये किसके लेबर से आती है? फार्मर के लेबर से आती है। तो इन्होंने कहा कि किसानों को अपने आप को शिक्षित बनाना चाहिए, चाबुक अपने साथ रखना चाहिए, और जब अंग्रेज मिले उसको एक मारो। एक दिन अंग्रेज चिल्ला चोट करके यहाँ से भाग जाएंगे, मतलब डर के मारे रोकर। अब बेटा जो कंट्रीब्यूशन है अदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का, वो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। कोई बात?